नमस्कार, मेरे YouTube चैनल इकोज ऑफ हिस्ट्री पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। आगे अनेक रोचक तथ्यों के साथ नए वीडियो को लेकर मैं आने वाला हूँ, तो बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि वो सब आप देख सके। क्रांतिवीर दामोदर हरी चापेकर का नाम सुनते ही हमारे सामने पुणे में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या और उसमें 3 भाइयों को फांसी ये चित्र आता है। चापेकर बंधुओं ने ये हत्या की और भारत के इतिहास में वो अमर क्रांतिकारी हो गए। लेकिन उनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ और काफ़ी रोचक रहा है। और ये सब बातें उन्होंने फांसी पर जाने से पहले अपने आत्मवृत्त में लिखी है। आत्मवृत्त लगभग 100 पेज का है और मराठी में है। आइए उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। बचपन में वो अपने पिता के साथ भारत के अनेक शहरों में प्रवास पर जाते थे। उनके पिता का कीर्तन करने का व्यवसाय था। उससे पहले वो तार ऑफिस में काम करते थे, लेकिन कुछ वर्षों तक काम करने के बाद और अध्यात्म में रुचि होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और कीर्तन करके परिवार को सहायता करते थे। ऐसे ही रायपुर में जाते समय ट्रेन से दामोदर और उनके भाई बालकृष्ण ने पहाड़ों पर फैला हुआ घना जंगल देखा। इतना घना जंगल देखकर ही उनके मन में विचार आया कि कुछ भयानक कृत्य अगर कोई करे तो ये जगह छिपने के लिए बहुत उत्तम है। दामोदर चापेकर लिखते हैं कि उनके विचारों का मूल इसी घटना में था। इस समय वो 15 साल के और उनके भाई 12 साल के थे। अंग्रेज शासन के प्रति उनके मन में चिढ़ और संताप भी इसी उम्र में पलपने लगा था। अंग्रेज उन्हें चोर लगते थे और घर में घुसे चोर को अगर भगाना है तो खुद शक्तिशाली होना पड़ेगा, संगठित भी होना पड़ेगा। ये विचार उन भाइयों के दिमाग में आ गया। दोनों भाई मिलकर प्रतिदिन व्यायाम करने लगे। दामोदर चापेकर हर रोज 1200 सूर्य नमस्कार और 12 किलोमीटर दौड़ लगाते थे और बालकृष्ण ये सब करने के बाद फिर से अखाड़े में जाकर कुश्ती भी सीखने लगे थे। लेकिन उनके शांत स्वभावी सज्जन पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दोनों भाइयों पर गुस्सा करते थे, लेकिन ये दोनों भाइयों ने मन में कुछ भयानक करने की इच्छा है, इसका अंदाजा घर में किसी को नहीं होने दिया था। उनका यह सब प्रयास सेना में भर्ती होने के लिए था, लेकिन उन दिनों ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं कराने का ब्रिटिशों का आदेश था। खासकर पुणे के परिसर के और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम के बाद ब्रिटिश महाराष्ट्र के लोगों से काफ़ी सतर्क रहते थे, तो चापेकर बंधुओं का ये प्लान तो विफल रहा। घर से नाराज़गी को दूर करने के लिए वो बीच बीच में पिताजी को कीर्तन में सहायता करने में लगे थे। वैसे दोनों भाई कट्टर धर्माभिमानी थे। तीसरा भाई वासुदेव भी इनके ही आदर्श पर चल रहा था। सेना में भर्ती न होने के कारण उन्होंने खुद ही अपना कुछ शस्त्र संग्रह करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज शासन में शस्त्र मिलना कठिन था, इसीलिए वो निज़ामी और हैदराबाद संस्थान में जाकर शस्त्र खरीदने का सोचने लगे। पैसे कम पड़ गए तो चुरा ही लिया। धर्म कार्य है तो चोरी किस बात की। धार संस्थान में जाकर बंदूक चलाने का, छर्रे बनाने का, बंदूक भरने का और सही निशाना लगाने का कुछ महीनों तक उन्होंने अभ्यास भी किया। व्यायाम और शस्त्र विद्या के साथ
अपने जीवन को प्रतिकूल परिस्थिति में ढालने के लिए भी वो प्रयास करते थे। बैलगाड़ी के प्रवास में बैठने की जगह होते हुए भी 20-20 किलोमीटर पैदल चलना, ठंड के दिनों में गर्म कपड़े होते हुए भी वैसे ही कुर्ता और धोती में रहना, बारिश में छतरी तो हाथ में है लेकिन फिर भी भीगना, अच्छा और पेट भर खाना होते हुए भी एक बार ही भोजन करना, इस सब बातों से उनके माता पिता चिंतित रहते थे। फिर भी बंधुओं ने अपना अंतस्थ विचार कभी उजागर नहीं होने दिया। ये सब चल रहा था, उनके मन में विचार आया कि बस अकेले हम सब ऐसा करने से काम नहीं होने वाला है, इसके लिए संगठन चाहिए, लोग साथ आने चाहिए। इसलिए समवयस्क युवकों को कुछ उपदेश करने के लिए उन्होंने एकत्रित किया। लेकिन उनके प्रखर विचार सुन के लोग पास आने की बजाय दूरी बनाने लगे। एक तो इनका खुद का जीवन कठोर था और जिनको वो उपदेश कर रहे थे उनकी दृष्टि से ये कम पढ़े लिखे थे, तो इनकी बात को क्या गंभीरता से लेना। संगठन बनाने के लिए जैसे लोग चाहिए वैसे तो उन्हें नहीं मिले। तो बाद में उनके मन में विचार आया कि बच्चों का संगठन बना सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कम उम्र में अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उनमें जागरूकता पैदा की जाए तो आगे जाकर अपना काम अच्छे से हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने काम शुरू भी किया। पुणे में पर्वती के पास के मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने उन बच्चों के साथ मित्रता बनाई। वैसे ये तीनों भाइयों को क्रिकेट से बहुत घृणा थी। भारत के इतने सारे अच्छे खेल छोड़ के कोई क्रिकेट खेलता दिखे तो वो चिढ़ जाते थे। तो पहले बच्चों से उन्होंने क्रिकेट छुड़वाया, भारतीय खेल सिखाए। कुछ पौराणिक कथा प्रवचन के माध्यम से उन्हें उपदेश करना भी शुरू किया। शुरुआत में तो 8-10 बच्चे आते थे, लेकिन बाद में संख्या बढ़ गई। कुछ दिन ये होने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को गुलेल सिखाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 150 तक गई। लेकिन ये सब नियमित नहीं आते थे। लेकिन फिर भी ये सब 3-4 महीने अच्छे से चला। इसमें गुलेल को कैसे पकड़ना है, निशाना कैसे लगाना है, ये उन्होंने सिखाया। गुलेल मारने के कुछ प्रकार भी उन्होंने निश्चित किए और सिखाए। भूगामी, मध्यगामी, आकाशगामी, ऐसे नाम भी उसको दिए। बाद में ये 2 दल बनाकर गुलेल युद्ध भी शुरू किया। कुछ बच्चे जख्मी होने पर भी नहीं डगमगाए। थोड़े पैसे जमा करके एक साथ कुछ चटपटा खाना, ऐसे संगठन मजबूत करने के प्रयास भी उन्होंने किए। अभी तो यह संगठन शुरू हो गया था, तो इसको कोई आदर्श भी चाहिए, तो उन्होंने बजरंग बली को आदर्श बना लिया। मराठी में गुलेल को गोफण बोलते हैं और पुणे की विशेषता के अनुरूप इस बजरंग बली का नामकरण भी उन्होंने कर दिया। उसका नामकरण किया गोफण्या मारुति। लेकिन बाद में एक अभ्यास के दौरान किसी बच्चे को पत्थर लगा और वो रास्ते से जा रहा था और इनके संगठन का सदस्य नहीं था, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की। कंप्लेंट माफ़ी मांगने के बाद पीछे लिया गया, लेकिन वो जगह उन्होंने छोड़ दी। कुछ दिनों के लिए संगठन का काम थोड़ा सा रुक गया। बाद में कुछ दिन लोंढे नाम के व्यक्ति के मैदान में ये गुलेल का अभ्यास उन्होंने किया और उसके बाद कुछ महीने तक खासगी वाले वाड़ा में फिर से गुलेल, दंड, युद्ध कला का अभ्यास चापेकर बंधुओं ने शुरू किया। कवायद करने का भी अभ्यास उसमें शामिल था। दोपहर 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलता था। हथियार चलाना, उसकी साफ सफाई करना, उसका अच्छे से रखरखाव करना, इसके साथ ही वाचन के लिए पुस्तकालय, ऐसी सारी अद्ययावत बातें उन्होंने वहाँ पर की थी।
इस संगठन को उन्होंने नाम दिया था राष्ट्र हितेच्छु मंडली। लेकिन उनकी कर्मठ धर्मनिष्ठा और प्रखर राष्ट्रभक्ति के चलते स्वस्थ और संथ गति से चल रहे इस कार्य को वो ज़्यादा देर तक नहीं चला सके। संगठन का कार्य रुकने के लिए एक और भी कारण था। हर साल की तरह प्रतिवर्ष वो चातुर्मास के महीनों में मुंबई को जाते थे। उनका पूरा परिवार ही जाता था, तो उन्हें भी जाना पड़ा। वैसे मुंबई में जाने के कारण पुणे का संगठन का नेतृत्व ही चला गया, तो संगठन बिखर गया। उनके हथियार भी जब्त हो गए, पुलिसों के हाथ में पड़ गए। अच्छी बात इतनी ही है कि उनका नाम कहीं पर भी नहीं आया। अंतिमतः ये सब देखकर उन्होंने संगठन का त्याग करने का विचार कर दिया और जो कुछ भी करना है वो कम से कम लोगों को साथ में लेकर या फिर अकेले ही करना है, ऐसा उन्होंने बाद में निश्चय किया और चापेकर का बाल संगठन यही समाप्त हो गया। इसके बाद भी उन्होंने अनेक कार्य किए और वो सब और किसी दिन जानेंगे। उनके ये अन्य कार्य भी बहुत ही रोचक है और कुछ कार्य बहुत ही गंभीर भी है। दोनों भी तरह के हैं। तीनों भाई भगवत गीता के नित्य पाठक थे और जब फांसी पर गए तो गीता को साथ लेकर ही फांसी पर चढ़ गए। बाल संगठन बनाकर समाज की अगली पीढ़ी को संस्कारित करने का उनका विचार बिल्कुल सही था, लेकिन उनके पास ये सब कृति में लाने के लिए पर्याप्त साधन और संयम दोनों भी नहीं थे। लोगों के और ब्रिटिश सत्ता के नज़र में आने के बिना कुछ बड़ा करना इसमें संभव नहीं था और इसी कारण ये संगठन कुछ समय तक चला और फिर विलुप्त हो गया। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नई वीडियो आपको तुरंत दिख जाए। धन्यवाद।